ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। FA2 का पहला एरिया, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी। तो बात करते हैं जनाब सबसे पहले किसके ऊपर? फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। फाइनल अकाउंट्स में जनाब जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है बिजनेस के फाइनेंशियल एक्टिविटीज की, उसमें जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये मेन एरियाज होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या यही होते हैं? नहीं, सिर्फ ये नहीं होते। तो भाई और क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और नोट्स टू दी अकाउंट्स कह लें या नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लें। ठीक है। सो वन बाय वन करके जरा इनकी डेप्थ में जाते हैं। अच्छा जी। सो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या क्या आएगा जी इसके अंदर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। क्या दिखाता है जनाब? फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है एट एंड ऑफ ईयर के एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में बिजनेस की क्या पोजीशन है, बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, ये दिखा रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके अंदर जो फाइनेंशियल पोजीशन है किसी भी बिजनेस की, वो क्या डिटरमाइन करता है, किस चीज से तय होती है कि भाई हाउ मच एसेट्स बिजनेस होल्ड, एक बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं। ठीक है। अ, क्या लाइबिलिटीज हैं, और ऑनर का बिजनेस कैपिटल कितना है। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल रिफ्लेक्ट कर रहा होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस को, जहां पे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है जनाब। अच्छा जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बनती किस तरह है किसी भी बिजनेस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? फॉर एग्जांपल, ABC कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December X3 वीक। ठीक है।
सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लेट से नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में जी आपके पास क्या क्या आ सकता है? हमें ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशंस वगैरह देख चुके हैं। आपकी बिल्डिंग आ गई, आपका लैंड आ गया, तो मशीनरी आ गई, ठीक है। फिर आपके आ गए करंट एसेट्स, इन्वेंट्री आ गई, रिसीवेबल्स आ गए, कैश एट बैंक आ गया, और ये मेरे आ गए टोटल एसेट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या चीजें आपकी आ सकती हैं? पेइंग एंड सोल्ड ट्रेडर अगर आप बात करें तो कैपिटल ब्रॉड फॉरवर्ड, जो कि लास्ट पीरियड से अब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इस साल, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैपिटल इंट्रोड्यूस, लेस कर दे जी, ड्राइंग्स, ये आपका आ गया टोटल कैपिटल आ गया आपका। अच्छा जी, फिर आपकी आ जाती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज अमूमन आपके लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, ठीक है। फिर आपकी आ जाती हैं करंट लाइबिलिटीज, जो कि विद इन अ ईयर आपको की पे ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। ये किया तो आपका आ जाते हैं टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, एंड आई सेड आई जस्ट सेड कि जी आपकी ये साइड एसेट्स और ये साइड क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्लोजिंग पोजीशन दिखा रही होती है किसी भी कंपनी की, लाइबिलिटीज और कैपिटल बैलेंस करते हैं फाइनेंशियल ईयर को। नॉन करंट एसेट्स जो भी कंपनी ओन कर रही है, लेट्स से हमारी इस एग्जांपल में एबीसी कंपनी, वो जनरेट करेगी प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स। करंट एसेट्स जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं कैश में इन लेस देन अ पीरियड, ठीक है। कैपिटल जो कि बिजनेस का इंटरेस्ट है, बिजनेस जो ऑनर जो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है बिजनेस में, ठीक है। कैपिटल ब्रॉड फॉरवर्ड जैसे आपको बताया कि जनवरी से लेकर ऑनवर्ड सब यूज हो रही है। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया इस साल का, या अगर लॉस है तो लॉस आएगा, लॉस ऑब्वियसली हम लोग नेगेटिव फिगर में दिखा रहे होंगे।
ठीक है। ड्रॉइंग्स जो कि पैसा ऑनर ने अपने इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाला। नॉन करंट लाइबिलिटीज मैंने आपको बता दी, लाइबिलिटीज एबीसी कंपनी की जो कि सेटल हो जाती हैं फॉर मोर जो कि 12 महीने से ज्यादा लगा रही हैं, और करंट लाइबिलिटीज जो कि लेस देन 12 मंथ्स लगा रही हैं में पे ऑफ हो जाती है। ठीक है। ठीक है यार, चलो। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है बात। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एबीसी कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर ended 31st December X2। ठीक है, इसके अंदर हमारी सेल्स आ गई सबसे पहले। ठीक है, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे सेल रिटर्न। ठीक है, ये हमारी नेट सेल्स आ जाएंगी। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है हमारी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारी क्या आ जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर आपकी परचेजेस आ जाती हैं, लेस परचेज रिटर्न आ जाता है, ठीक है, ये आ गई। तो लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें से। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस हम लोग अपने करते हैं जी। एक्सपेंसेस में फॉर एग्जांपल हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ गए, और रेंटल आ गया, रिपेयर्स आ गए, सन ड्राई एक्सपेंसेस आ गए, आम शाम लीज। ठीक है, डिस्काउंट्स अलाउड आ गए, इंटरेस्ट पेड आ गया, जो भी है हमारा। ठीक है, ये सब करा ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जबरदस्त सीन हो गया यहाँ तक। ठीक है, आई होप यहाँ तक सिनेरियो क्लियर है कि हम लोगों ने क्या करा है जनाब। यहाँ तक अभी सबसे पहले तो ये हमारा टाइटल आ रहा है, ये क्या है जी, हमारा टाइटल आ रहा है कि एबीसी कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December टाइटल है। ठीक है, उसके बाद सेल्स है, जो भी ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल्स जनरेट करी है वो आ गई। ड्यूरिंग द ईयर जो भी सेल्स रिटर्न हुई है मेरी वो आ गई। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है, जो भी परचेजेस वगैरह हुई। ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि लास्ट ईयर क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करा। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेजेस वगैरह करी है वो आ गई। उसके बाद इन्वेंट
क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लोग लेस करेंगे, जो कि इस पीरियड एंड की हमारी इन्वेंट्री होगी उसको लेस करेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। फिर अदर इनकम वगैरह अगर कोई होती है, जैसे कि रेंटल इनकम वगैरह, ये वो नॉर्मल ट्रेडिंग से हटते हुए वो अदर इनकम आ जाती है। इस केस में हमारे पास अभी नहीं है। फिर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और जो कि डे टू डे रनिंग की कॉस्ट होती हैं वो एक्सपेंसेस में आ रही होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने किए हैं, एक्सपेंसेस हैं, रेंटल्स हैं, रिपेयर हैं, सेंड्रा एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट्स अलाउड है, इंटरेस्ट पेड है, ये क्या है? ये सारा यही चीजें आ गई, ठीक है। फिर आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाए कुछ डेफिनेशंस जरा डिस्कस करें। रिसोर्सेस कंट्रोल्ड by an entity for more than one accounting period and it is expected economic benefits will flow to the entity। ये क्या है? एसेट्स है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे क्या है? नॉन करंट एसेट्स की मैंने डेफिनेशन आपको दे दी है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स controlled by an entity for more than one accounting period, एक साल से ज्यादा, और एक्सपेक्टेड है कि उससे ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ अर्न करेगी, कुछ ना कुछ कमाएगी। वो क्या है? वो नॉन करंट एसेट्स है। तो भाई एग्जांपल ले लें, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको नॉन करंट एसेट्स के बारे में बता दिया। अब करंट एसेट्स क्या है? रिसोर्सेस कंट्रोल्ड by an entity or less than one accounting period and it is expected economic benefits will flow to entity। क्या है भाई? रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, इसके एग्जांपल, और क्या है जी? कैश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
ठीक है। रिसोर्सेज जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है फॉर अ लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 1 साल से कम अरसे की, और उसके बाद वो कंज्यूम हो जाएंगी और उससे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, जैसे कि कैश है, जैसे कि आपकी रिसीवेबल्स हैं, आपकी इन्वेंट्री है। दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है सर, अगर नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स को हटा के अगर एसेट्स को डिफाइन करना हो तो किस तरह करेंगे? बेटा बचपन में पढ़ाया था। ठीक है, ये रही इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन, और वो क्या है? रिसोर्स आपको आप कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी बारिश तो वैसी बारिश नहीं होती है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, and from which future economic benefits are expected to flow to the entity। ठीक है, वही कि रिसोर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, कि भाई पास में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, परचेज करा था, या कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था, लीज वगैरह का, जिससे उस एसेट का कंट्रोल आपके पास आ गया, उसके बेनिफिट्स वगैरह आप लेने लग गए, और एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, एंड फ्रॉम विच आप उससे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप उठा रहे, तो वो क्या है? वो आपका एसेट है। वो एसेट है आपका। अब एसेट जो है अगर कहो सर, अब एक और ये तो ऑफिशियल हो गई, लेकिन आम जबान में जर्नली क्या बोलेंगे? एसेट को जर्नली क्या बोला जाएगा? तो भाई बहुत सिंपल है, एन एसेट इज समथिंग which business owns। एसेट कोई भी ऐसी चीज जो कि बिजनेस ओन कर रही है, वो एसेट है। ठीक है, कंट्रोल का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ बेनिफिट्स ले रही है एसेट से। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज है, ठीक है, वो भाई उसको है और कमाती है। ठीक है, बिजनेसेस एम्प्लॉयज को अपना एसेट कहते हैं, लेकिन एम्प्लॉय को एसेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एम्प्लॉय कभी भी छोड़ के जा सकता है, कभी भी रिजाइन दे सकता है। तो क्या एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल होता है? नहीं होता। ठीक है, और इसलिए एम्प्लॉय को बिजनेस का एक्सपेंस काउंट किया जाता है, एसेट नहीं। ठीक है, अच्छा जी, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स पे हमारी बात हो चुकी, एसेट्स पे बात हो चुकी काफी डिटेल। आप अगली चीज पे आते हैं, और अगली चीज हमारी क्या है? लाइबिलिटीज। तो भाई व्हाट इज लाइबिलिटीज? a present obligation of the entity of the entity arising from past events।
the settlement of which is expected to result in probable outflow of economic benefits. ठीक है, अच्छा जी, क्या है लाइबिलिटीज? अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स में भाई आपने कुछ किसी से लोन लिया होगा या कुछ चीज कुछ सामान वगैरह आप लेकर आया होगे कि यार मैं बाद में आपको इसका पे ऑफ वगैरह कर दूंगा, ठीक है। अ, अब ये सेटलमेंट उसकी किस तरह होगी कि जाहिर है जब आप उसको पे ऑफ कर दोगे, पे ऑफ किस तरह करोगे कि भाई आउटफ्लो होगा, प्रोबेबल आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आपके पास एक। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड पेबल था, आपके पास एक लायबिलिटी थी, तो भाई अब वो पे करोगे सप्लायर को, तो आपके ऊपर से पेमेंट उतरेगी, ये लायबिलिटी उतरेगी, ठीक है। एक पास्ट इवेंट होना जरूरी है, ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल बैंक लोन है, तो भाई सबसे पहले लोन होगा तभी तो पास इवेंट होगा, लोन लोगे तभी तो वो कहीं ना कहीं जाके पास इवेंट होगा और फिर फ्यूचर में जाके प्रोबेबल इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है क्योंकि आपने बैंक को पे करना है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट आउटफ्लो है, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है, लायबिलिटी में भी दो चीजें आ जाती है, वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी, अच्छा जी, months लेते हैं, एक साल से ज्यादा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी बैंक लोन्स हो गए, या कोई भी अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपकी यहाँ पे चीज, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी? जो कि लेस देन 12 मंथ्स में पे आपको करनी होती है, जैसे कि आपको सप्लायर की पेमेंट करनी है, ठीक है, ट्रेड पेबल्स वगैरह, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह की जो पेमेंट होती है, ठीक है भाई। अच्छा जी, जब हम ऑर्डर क्या खाली क्यों? अच्छा जी, आप आ जाए नेक्स्ट चीज पे, और वो क्या है? कैपिटल। नाउ व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द
ऑनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, ऑनर का जो इंटरेस्ट होता है बिजनेस, ठीक है। वो क्या है, वो कैपिटल है। अच्छा जी, अब ऑनर का इंटरेस्ट किस तरह आता है बिजनेस में, ये अब एक सवाल आता है, ठीक है। जब ऑनर बिजनेस के अंदर कैश इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, या कोई एसेट इंट्रोड्यूस करता है, कोई ना कोई प्रॉफिट जनरेट किया होता है पिछले सालों में उस बिजनेस से, ऑब्वियसली, ठीक है। कोई अमाउंट विड्रॉ किया हो बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज वगैरह के लिए, ठीक है। अच्छा जी, सो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी अभी तक, ठीक है। क्या यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी बाकी है। अच्छा जी, तो भाई अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस है उसको कैश चाहिए ऑपरेट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। और कोई भी एक अगर बात करें सोल ट्रेडर की, ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो बताओ सोल ट्रेडर होता कौन है? बेचारा अकेला होता है, ठीक है। कुछ उसके पास एम्प्लॉयज होते हैं, अगर होते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी खुद ही लेकर आता, ठीक है। और कुछ एम्प्लॉयज होते हैं उसके साथ, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑनर खुद कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा होता है तो ज़ाहिर है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, और इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अपने ऑनर्स की तरफ से कैपिटल्स की फॉर्म्स में। अब वो एडिशनल फाइनेंस, जैसे मैंने बताया, भी चाहिए होता है, ठीक है। तो वो एडिशनल फाइनेंस आता कहाँ से है भाई? वो एडिशनल फाइनेंस आता है दो तरीके से, कि ऑनर जो है मजीद कैपिटल लेकर आए, ठीक है, या फिर वो बोरोइंग करे यानी कि लाइबिलिटीज ले भाई, लोन वगैरह ले, ठीक है। आप, ठीक है, कैपिटल जैसे बताया, ऑनर्स अपने पैसा खुद लेकर आ जाए, ठीक है। अब बोरिंग किस तरह हो सकती है भाई? ओवरड्राफ्ट लोन ले ले, आ, और या अदर लॉन्ग टर्म लोन्स ले लें, ठीक है। जो ओडी है, लॉन्ग टर्म ओवरड्राफ्ट, वो ऑब्वियसली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाइबिलिटी में नजर आ रही होती है, ठीक है। बैंक जो है वो इशू कर सकता है लोन फिक्स रीपेमेंट के साथ, इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली इसके अंदर होता है, क्रेडिबिलिटी का इश्यूज होते हैं, ये सारे इश्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी,
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इनकम के ऊपर। व्हाट इज इनकम? इनकम क्या है? ऑब्वियसली चाहे इनकम या एक्सपेंसेस में, किसी भी बिजनेस के लिए क्या होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है। और जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपकी कहाँ आ रही होती है? वो आपकी आ रही होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है। अब जनरली अगर इनकम की बात की जाए तो भाई इनकम क्या है? इनकम इज received economic benefit in cash or assets from sales or other sources, ठीक है। इनकम क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ कैश मिल जाए या अदर एसेट्स मिल जाए, वो आपको चाहे वो आप सेल्स के करो या अदर सोर्सेज के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, अब अब आप कहोगे जी सेल्स में क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है, तो भाई हम लोग अपने प्रीवियस पेपर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल्स क्या है? जो आपकी एक ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, जैसे कि मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी है कि जी मैं ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दे के ट्यूशन दे के पढ़ा के जो कमा रहा हूँ वो मेरी मेन एक्टिविटी है, वो मेरी सेल्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी अदर इनकम क्या हो सकती है? भाई मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हुई थी, वो मैंने रेंट पे दी हुई थी, उससे जो आ रही है वो मेरी इनकम है, वो मेरी अदर इनकम है, वो मेरी सेल्स में से नहीं आएगी क्योंकि वो मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। आप बात करोगे कि एक्सपेंसेस क्या है भाई? एंड expense is day to day running costs incurred by business। एक्सपेंस क्या? डे टू डे रनिंग कॉस्ट है, जो कि बिजनेस डे टू डे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गई, या जो भी एक्सपेंसेस हैं जो कि बिजनेस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरीज, इंटरेस्ट पेड वगैरह वगैरह, ये क्या है? ये मेरे एक्सपेंसेस है। और ये कहाँ शो होते हैं? जन्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ? एक्सपेंसेस में। अभी हमने देखा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़े से हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन रिवाइज करो, ठीक है।
किसी भी फाइनेंशियल एलिमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या थे हमारे? एसेट से, लायबिलिटी से, कैपिटल था, इनकम था, एक्सपेंसिव था, और ऑब्वियसली ये एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, और इसके रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्रेस कहाँ होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है। ठीक है, लेट से अब मैं कहता हूँ कैपिटल या और नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ बिजनेस रिसीव बैंक लोन ऑफ 1000। ठीक है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैश, ओ सॉरी कैपिटल। तो भाई एसेट में मेरा कैश नजर आ रहा है 1000, माइनस लाइबिलिटी 1000, कैपिटल है कोई नहीं, 1000 माइनस 1000 जीरो हो गया। एसेट इंक्रीज हो रहा है 1000 से, कैश रिसीव हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 1000 से, तो डेट भी अराइज हो रही है, कैपिटल आपका अनअफेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल है, एक और सिनेरियो हम लोग बिल्ड करते हैं। If business owner introduce $2000 of new capital। ठीक है, यानी कि बिजनेस ओनर अब नया कैपिटल लिया है $2000 का। ठीक है, अच्छा जी, वही करते हैं हम, एसेट माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल। ठीक है, कैश मेरा यहाँ पे 1000 था, लाइबिलिटी मेरी यहाँ पे 1000 थी। ठीक है, अच्छा जी, मजीद मेरे पास कैश आ गया यहाँ पे 2000। ऑब्वियसली यहाँ पे भी फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ जरूर आ गया 2000। अब जरा टोटल करके बैठो, एसेट मेरा 3000 नजर आ रहा है, लाइबिलिटी मेरी खाली 1000 नजर आ रही है, और 2000 नजर आ रहा है। सो 3000 माइनस 1000, ओवरऑल इम्पैक्ट देखो 2000, 2000 इक्वल हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, बिजनेस रीपे $100 फॉर द लोन। कैश कितना आ गया? 1000 आ गया। यहाँ कैश फिर एक और था हमारे पास 2000 का, याद है? फिर कैश
100 हमने पे ऑफ कर दिया। ओवरऑल कितना आ रहा है? 2900। अब आ जाए लाइबिलिटी की तरफ। 1000 थी, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 100 से कम हो गई, ये आ गया 900। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल 0 था, 2000 आ गया, ओवरऑल 2000 आ गया। सो 20 ओवरऑल इम्पैक्ट देखें, 2900 माइनस 900, 2000 और 2000 इक्वल हो रहा है काम। अच्छा जी, सो सो फार सो गुड। अब अगर डबल एंट्री और अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी क्या है? एक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल या नेट एसेट्स। कैपिटल जो है वो नेट एसेट्स में आ रहे होते हैं जी, क्योंकि वो ऑनर के होते हैं। वो अमाउंट जो कि ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सो इस वजह से हमारी अब एक एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन आ रही है, और वो क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज is equal to total capital introduced minus drawings plus income minus expense। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसी की अगर खाली पॉजिटिव साइड दिखानी है अकाउंटिंग इक्वेशन की खाली, तो एसेट प्लस ड्राइंग्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस इनकम। ठीक है, अच्छा जी। अब थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट अगर हम लोग रिवाइज करें, अच्छा जी, एसेट इंक्रीज बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, ड्राइंग्स जो कि ऑब्वियसली बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अम, आगे बढ़े भाई। लायबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम कम होती है तो डेबिट। अच्छा जी, कैपिटल, सॉरी, लायबिलिटी की बात हो गई, इनकम की बात हो गई, अब कैपिटल की। यस, एग्जैक्टली, कैपिटल।
इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और कम होता है तो अब कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि सारी जिंदगी आपके काम आएंगे जरा डिस्कस कर लें। ठीक है, एक आता है आपका कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न। It is a assumption. It is an assumption taken by management while preparing financial statement that business will continue to operate in foreseeable future। ठीक है, क्या भाई, गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कौन लेता है ये अजम्पशन? मैनेजमेंट लेती है। कब लेती है? वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या अजम्पशन लेती है? दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट, बिजनेस ऑपरेट करता रहेगा फ्यूचर में, कंटिन्यू टू ऑपरेट इन foreseeable future। for future foreseeable future means uh, more than 12 months। ठीक है, अगला है सेपरेट एंटिटी। एक बात है, पहले तो आपके साथ गलत काम किया। It states business and owner separate entities themselves। ये कैसी बैकी बैकी बात हो? देखो, बिजनेस कहता है बिजनेस और ऑनर जो है वो सेपरेट एंटिटीज होती हैं आपस में। ऑल्दो लीगली सेम है भाई, अकाउंटेंसी मेरी है, मेरी बनाई हुई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन क्या करूं, मैं अकाउंटेंसी से मैं से पैसे निकाल रहा हूँ अपने यूजेज के लिए, ड्राइंग। ठीक है, मैं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अकाउंटेंसी मुझे ओ पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या सिनेरियो है? ये है सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट।
Information is material if its inclusion or exclusion can affect users decision. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 5000 की लाइबिलिटी थी, क्या कहा मैंने भाई, इंफॉर्मेशन इज मटीरियल if its inclusion or exclusion can affect users decision. For example जनाब ये liability थी 5000 की, एक इंफॉर्मेशन वो मटेरियल हो सकती है, अगर उसको मैं डाल दूं या उसको निकाल दूं तो यूजर के डिसीजन में चेंज आ जाए कुछ ना कुछ. फॉर एग्जांपल 5000 की लाइबिलिटी, ठीक है, हो सकता है मैं लाइबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर दूं तो कहो यार मैंने, आप कहो कि मैंने इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, और अगर मैं इसको निकाल दूं तो आप कहो यार मैंने करना इन्वेस्ट. ये इंफॉर्मेशन क्या हो गई, मटेरियल. प्रूडेंस एक और, prudence concept it ensures caution is exercise. मोहतात रहे बंदा, ये इंश्योर करता है. जब कब, जब आप जजमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा जी, इसका मतलब ये एसेट्स और इनकम ओवरस्टेटेड ना हो और एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज अंडरस्टेट ना हो, ठीक है. यानी कि आसान अल्फाज में ये कहता है अच्छाई तब तक बुक नहीं करनी जब तक हो ना जाए, सेल कब तक बुक नहीं करनी जब तक हो ना जाए, इनकम तब तक रियलाइज नहीं करनी जब तक रियलाइज हो ना जाए, और एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी आती हुई नजर भी आ रही है ना, फौरन रियलाइज कर, फौरन रिकॉर्ड. ये है स्टूडेंट्स, ठीक है. कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं लेकिन वो अभी इसलिए कवर नहीं कर रहा क्योंकि हमने उनको आगे जाके डिटेल में इस कोर्स में पढ़ना भी है, ठीक है. सो आई होप ये एरिया आपका आपको क्लियर होगा, ठीक है. फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक बाय बाय.